इस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। अब देखिए, जो ये आपका आर्टिकल है मोल कंसेप्ट, इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बेसिक चीजें देख लें। एक नंबर हम लोग बहुत अच्छे से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एवोगैड्रोस नंबर, जिसे एन ए से या एन से डिनोट करते हैं। मैं एन ए से डिनोट करूंगा, एवोगैड्रोस नंबर। देखो, एवोगैड्रोस नंबर कुछ और नहीं, सिंपली एक नंबर है जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करा जाता है। क्यों करा जाता है अभी 1 मिनट बाद ही पता चल जाएगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर है जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करा जाता है। एक बड़ा सा नंबर है, ठीक। दूसरी एक टर्म सीखिए, मोल क्या होता है। देखो, एक्चुअल मोल को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो तो अभी 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा, पर फिलहाल एक मोल को क्योंकि मैंने यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर लिखा है तो मैं उसी की टर्म में डिफाइन करना चाहूंगा कि उसी की टर्म में कि एक मोल में इतने यानी एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आप, मैं, कोई कुछ भी, टेबल, चेयर, कुछ भी, यानी कोई भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक, कोई भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ थिंग्स 1 मोल के ला सकती है। ये चीज याद रखिएगा। तो फिलहाल के लिए एक मोल को मैंने पार्टिकल के टर्म्स में लिखा है और एक एवोगैड्रो नंबर लिखा है, ठीक। और एवोगैड्रो नंबर ये नंबर है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर में जो आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है 6.023, नई बुक में दे रखी है 6.022, ठीक है। बस सारे कंफ्यूजन दूर कर दो, 6.02 लेके चलो, आजकल जो लेटेस्ट चल रही है। जनरली आजकल या तो 6.02 आ रही है या 6.022 आ रही है। पुरानी बुक्स में या तो 10 तक की बुक्स में 6.023 लिखी हुई है। परेशान मत होइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 6.02 से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर क्लियर हो गया, 1 मोल क्लियर हो गया। फिलहाल के लिए 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, आगे देखेंगे और क्या हो सकता है, पर फिलहाल के लिए इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है, मैं मोल कंसेप्ट को 2 तरीके से पढ़ा सकता हूं, एक फॉर्मूला बेस्ड और एक बेसिक से, जैसे आप 9th में पढ़कर आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड में बस ऐसा हमें लगता है कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, ठीक, पर जहां क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ वहां फॉर्मूले भी ट्विस्ट हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली आपको बेसिक पे जाना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम बेसिक से करें। बेसिक में सिर्फ एक डिफरेंस क्या आता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस एक दिन ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक, क्योंकि इसमें वैरायटीज ज्यादा आ जाती हैं तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। प्रैक्टिस ज्यादा करने की वजह से वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, नथिंग एल्स स्टार्टिंग में। बाद में जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उससे, जैसे आप 9th में पढ़ के आए बेसिक से, ठीक, हाँ, जब उससे बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो उससे आपके आंसर जल्दी और ज्यादा अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मूला के। दूसरा, कुछ भूलने का ऑप्शन नहीं होता। फॉर्मूले में फॉर्मूला भूल जाते हैं, बेसिक में ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो सिर्फ एक कंसेप्ट है जो दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाता है। कैसे? अभी आप देखो। तो बेसिक से करने में ज्यादा फायदा है, तो मैं आपको इसको बेसिक से कराऊंगा। थोड़ा लंबा जरूर होगा मगर आपको खुद मजा आएगा और लॉजिक बहुत अच्छा क्लियर होगा। नहीं तो फॉर्मूले में आपको सब चीज याद करनी पड़ेगी, कोई लॉजिक नहीं है कि एक मोल में इतना, एक में ये इतना इतना है, सब कुछ वैसे जाएगा, पर बेसिक में अच्छा लगेगा। सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अब मोल कंसेप्ट के बेसिक को हम स्टार्ट कहां से करेंगे उसको समझो। हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास से। आप कहोगे एटॉमिक मास से कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं समझाता हूं। देखो, हमें एक 9th में थ्योरी पढ़ाई जाती है, दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने हमें यह बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब आप मुझे एक चीज सोचकर बताओ, अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक, यानी मैं ऐसे बोलूं, अगर एक एटम पार्टिकल है, सबसे छोटा ही सी, पर अगर पार्टिकल है तो ऑब्वियस उसमें मास भी होगा, ऑब्वियस उसमें मास भी होगा। भाई डेल्टन ने हमें बोला एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसमें मास होगा। अब मास है तो उसे कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब उसे कैलकुलेट कैसे करा जाए, सोच के देखो। अब उस मास को कैलकुलेट कैसे करा जाए, ठीक। तो उस मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब बताती है स्टैंडर्ड किसको बनाए, उसको समझिए। जिस समय रिसर्च वगैरह स्टार्ट हुई तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक, सबसे पहले देखा गया किसको बनाया, तो अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज है वाटर। वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से।
तो सबसे पहले उसी के एलिमेंट से स्टार्टिंग करेगी कि उसको स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करेगी। जैसे हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया और सारे आइटम के मासेस कैलकुलेट करने की कोशिश करेगी। जब मासेस कैलकुलेट करे गए, ठीक, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यूज थी, यानी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो मासेस आए वो फ्रैक्शनल वैल्यूज आए, ठीक, जिन्हें याद करना बहुत डिफिकल्ट था। तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया, भाई इसे स्टैंडर्ड मत बनाओ क्योंकि अजीब अजीब सी पॉइंट्स में बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, नो यूज। फिर दूसरे एलिमेंट पे गए, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मास कैलकुलेट करे गए। जब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मास कैलकुलेट करे गए तो वैल्यू इंप्रूव हुई हाइड्रोजन से बेटर वैल्यूज मिली, पर अब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज थी, ठीक। फिर ऑक्सीजन को भी छोड़ा, इसे भी छोड़ दिया, इसे भी छोड़ दिया, पहुंचे कार्बन पे, ठीक। कार्बन के अगर आप बात करो तो हमारे पास दो आइसोटोप्स बहुत अच्छे नोन हैं, होते तो और भी हैं पर दो नोन हैं, एक बहुत ज्यादा, एक 12 और एक 14। इसमें से कार्बन 12 पे पहुंचे। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में मासेस कैलकुलेट करा, वैल्यू और अच्छी हुई, पर फिर पहुंचे कार्बन 12 के ही 1/12 पार्ट पे, यानी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का जो भी मास है उसका 1/12 पार्ट लिया गया और उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस करी गई। जब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस करी गई तो हमारी वैल्यूज अच्छी आई। मोस्ट ऑफ द एटम्स की वैल्यूज, या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स की वैल्यूज कैसी आई? हाँ, कैसी आई? ज्यादातर के केस की वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज आई, और फ्रैक्शन में भी गई तो ज्यादा नहीं गई, ठीक। तो करा क्या गया, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड बना दिया, यानी 1/12 पार्ट ऑफ C12 को स्टैंडर्ड बना दिया। अब किसी का भी मास अगर कैलकुलेट करा गया है आज तक तो वो इसी के रेस्पेक्ट में करा गया है, यानी कोई भी चीज कितनी भारी है वो इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा जाता है, याद रखिएगा। जितनी भी एटॉमिक मास की डेफिनेशंस बनी हुई है वो सारी की सारी 1/12 मास ऑफ C12 के रेस्पेक्ट में बनी हुई है। एटॉमिक मास हो, मॉलिकुलर मास हो, ये सारी डेफिनेशंस 1/12 मास ऑफ C12 के रेस्पेक्ट में बनी हुई है, ठीक, याद रखिएगा। किसके? 1/12 मास ऑफ C12 के, ये याद रखना, ठीक है। फिलहाल मैं टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन से बात नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। बस ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए था कि भाई मास किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेटेड है, जो भी आप मास अभी देखने वाले हो 1/12 मास ऑफ C12 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई एटम के अंदर मास होता है, ठीक, ये तो हमें पता चल गया जो C12 के 1/12 मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा जाता है, हमें ये चीज बिल्कुल पता चल चुकी है, ठीक। अब उस मास को कैलकुलेट किस यूनिट में करते हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, उन्हें देख लेते हैं, चेक करो। हमारी हेडिंग स्टार्ट हुई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट हुई, एटॉमिक मास यूनिट एटम की यूनिट, या यू को यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक। आप पहले पढ़ लो, इसकी भी डिटेल भी चलेगी, ठीक। तो यूनिफाइड मास हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल पिक करा है। कौन सा एग्जाम्पल पिक करा? नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। क्या करा देखो, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास लिया, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, और यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। अब एक एटम से बात कर रहे हो तो उसी की यूनिट लिया, ठीक, एक एटम। ऐसे ही एवोगैड्रो एटम का मास निकालोगे तो ऑब्वियस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। कोई चीज 1 2 रुपए की है तो 10 कितने की? मल्टीप्लाई हो जाए 20 रुपए की, सीधी सी बात है। 1 2 रुपए की है तो 10 कितने की? 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर एक कितने की है तो ये इतनी कितने की? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। पर ये सारी कैलकुलेशन किस में चल रही है? एएमयू में। हम किस में करते हैं? आती है हम अपनी कैलकुलेशन किस में करते हैं? हम डेली लाइफ में एएमयू से डील करते हैं? हम डेली लाइफ में या हम सारे मासेस की कैलकुलेशन किस में करते हैं? ग्राम्स में या केजी, ठीक। हम इसमें नहीं करते एएमयू वगैरह में, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, ठीक, हम ग्राम से केजी में करते हैं, तो आपको इस एएमयू को ग्राम या केजी में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं उसको सीखिए। 1 एएमयू का जो कन्वर्जन होता है वो होता है ये कि 1 एएमयू इक्वल्स दिस मच ग्राम्स। ये भी कहीं और से नहीं आता, इसके लिए भी मैं बता देता हूँ, एक ग्राम में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एएमयू होते हैं। इतने एएमयू होते हैं, एक एएमयू में कितने ग्राम? बस उल्टा किया हुआ है, ठीक है। आपको वो याद रखनी है, वो रखो, नहीं तो वो सच कुछ खास जगह यूज नहीं होती। डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे आपको कुछ बुक्स में, नहीं तो मेनली यही यूज होती है जो कन्वर्जेंस में यूज होती है, पर उल्टा होके यही आती है वैल्यू, पर यही याद रखना।
अच्छा, फिलहाल मैं यही रहता हूँ कि एक एमयू में इतने ग्राम्स होते हैं, ठीक। अब अगर मुझे इस एमयू को ग्राम में चेंज करना है तो मैं क्या करूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू व्हाट, 14, ये 14 इंटू दिस मच ग्राम्स। अब ध्यान से देखिएगा, एक एटम का मास 14 एमयू है, एमयू, पर एक एटम का मास 14 इंटू दिस मच ग्राम्स है। 14 ग्राम्स नहीं, इतने इतने ग्राम्स है। यानी न्यूमेरिकल के अंदर जो आप नाइट्रोजन का मास लेते हो वो एक एटम का तो नहीं लेते, ये तो कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स के अंदर जो नाइट्रोजन का मास लेते हैं वो आप 14 ग्राम लेते हैं, 14 ग्राम या 14 ग्राम पर मोल लेते हैं, ठीक। 14 ग्राम अगर आप बात करोगे तो 14 ग्राम एक एटम का तो नहीं आ रहा मास। क्यों? चेक करो, एक एटम का मास तो इतना सारा आ रहा है, जो 14 ग्राम तो नहीं है ना, ठीक। ये चीज समझ में आती है? एक बार यहाँ तक दोबारा देख लो, फिर आगे चलते हैं। एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास है 14 एमयू, एवोगैड्रो एटम का मास है 14 इंटू दिस, इतने एमयू। मैंने जब ग्राम में चेंज करा, इसी को ग्राम में चेंज करा तो इतने ग्राम आया। यानी एक एटम का मास 14 ग्राम नहीं आ रहा है। बात आती कितने एटम का आता है, आगे बढ़ो। जैसे ये निकाला था एक एटम का इतना, एवोगैड्रो का इतना, ऐसे ये एक एटम का इतना तो एवोगैड्रो का इतना, तो इसी को एवोगैड्रो में लाओ। एवोगैड्रो एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना, 14 इंटू एवोगैड्रो इंटू दिस मच, यही तो आएगा, इतने ग्राम। अब बात आती है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या 14 ग्राम आएगा, चेक कर लेते हैं। दिस इंटू दिस, ये आंसर आता है 1। अब कहोगे मुझे कैसे पता, मैंने याद कर रखा है। पर अगर आप देखना चाहो तो पावर्स को देखो, यहाँ 23 और 24 पावर कट जाएंगी, पावर -1 बचेगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू होगी 10.01, ऑलमोस्ट 10, और 10 मतलब 10 की पावर 1, तो यहाँ से 10 की पावर 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 1 आएगा, मतलब 10.01 आता है, आप उसे 10 मान सकते हो। 10 मान सकते हो तो वो हो गया 10 की पावर 1, तो यहाँ से हो गया 10 की पावर 1, यहाँ से इन्हें ऐड करोगे तो -1 बचेगा, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 क्या हो गया, 10 की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1। यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा तो बचेगा क्या, खाली 14 ग्राम, बस ये बचा 14 ग्राम, ठीक। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, क्या, चेक करो। एवोगैड्रो नंबर यानी इतने नंबर, इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना आ गया, 14 ग्राम, जो इसी मास के इक्वल है, बस यूनिट अलग है। ये एटॉमिक मास था, ये तो एक एटम का मास था, ये भी एटम का ही मास है, मगर ये एटम का मास किस में आ रहा है, ग्राम्स में, ये इसलिए ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। भाई एक बात बताओ ना, जितना ये मास है उतना ही ये मास है, ये एटॉमिक मास कहलाता है, ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ये तो एटॉमिक मास है, ठीक है, ये तो क्या है, एटॉमिक मास, ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स। तो एक बार बताओ, एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 14, ये भी 14 है, ठीक। आप कहोगे डिफरेंस क्या है, भाई ये एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है। आप कहोगे अंतर क्या है, अंतर ये है, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास होता है एवोगैड्रो एटम का मास। ये डिफरेंस है कि ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो एटम का मास होता है, और आप न्यूमेरिकल्स में 14 ग्राम ही लेके चलते हो, ठीक। आप कहोगे हाँ जी 14 ग्राम लेके चलते हैं नाइट्रोजन का मास, तो इसका मतलब जो आप 14 ग्राम लेके चलते हो, यानी आप जो इतना मास लेके चलते हो, वो कितने एटम का मास आता है, एवोगैड्रो एटम का मास, एक एटम का मास नहीं आता। वो कितने एटम का मास आता है, 14, सॉरी, वो कितने एटम का मास आता है, एवोगैड्रो एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास लिया जाता है। यानी एटॉमिक मास तो एक एटम का ही मास है, ठीक। ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो एटम का मास, और न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास लिया जाता है, ठीक। अब बात ये आती है न्यूमेरिकल्स में, कहा तो कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन यही जाता है, देखो कहा कुछ भी जाए, पर जो फॉर्मूले डिराइव्ड होते हैं, जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज लिखते हो, ठीक है, हाँ, तो वहां पे ऑलरेडी इंटरकन्वर्जन यूज होते हैं, और वो इंटरकन्वर्जन इस तरीके से यूज होते हैं उनके डेरिवेशन के टाइम पे कि आपको मास उसके अंदर ग्राम एटॉमिक मास ही रखना है, याद रखिएगा, ठीक है, जो ग्राम में चलना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ कनेक्ट करो। एवोगैड्रो एटम्स को मैं और क्या बोल सकता हूँ, एवोगैड्रो एटम ऑफ नाइट्रोजन को 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी एक मोल या एवोगैड्रो एटम्स में इतना मास है, ठीक। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, चेक करो। 1 मोल इक्वल्स, एक मोल इक्वल्स ग्राम एटॉमिक मास, या एवोगैड्रो को Na से डिनोट कर दिया, इतने एटम्स। ये चीज समझ में आई, ये डेफिनेशन निकल के आ गई। यानी एक मोल MOLE, एक मोल इतने मास के इक्वल होता है और इतने एटम्स के इक्वल होता है। ये चीज समझ आती है। अब यहां से एक बढ़िया चीज देखो,
हमने स्टार्ट तो मोल कंसेप्ट किया था, पर मोल कंसेप्ट में हम पहुंच गए सबसे पहले एटॉमिक मास पे। क्यों पहुंच गए आपको अब समझ में आना स्टार्ट होगा। हमने मोल कंसेप्ट कह के जरूर स्टार्ट करा था और हम लोगों ने एटॉमिक मास से जरूर स्टार्ट लिया, पर एटॉमिक मास से स्टार्ट क्यों लिया ध्यान से देखिए। एटॉमिक मास से स्टार्ट लेने से मैंने आपका ये प्रूव करा कि 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, यानी मैंने क्या प्रूव कर दिया, एक मोल इतने मास के इक्वल है, इतने एटम के इक्वल है। ये दो डेफिनेशन बना दी मैंने, किसकी, मोल की। यानी 1 मोल इक्वल्स, ठीक है, 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, अगर मैं मास के टर्म्स में बनाता हूँ डेफिनेशन, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम अगर मैं नंबर के टर्म्स में। यानी ये दो डेफिनेशन बन गई, किस किस के टर्म्स में, एक इन टर्म्स ऑफ मास और एक इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि 1 मोल इक्वल टू इतने मास, 1 मोल इक्वल टू इतने नंबर। ये मोल की दो डेफिनेशन आ गई, एक आई मास के टर्म्स में और एक आई नंबर के टर्म्स में। ठीक, यहां तक समझ में आता है? ये सारा तो एलिमेंट्री चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, मैंने एग्जाम्पल किसका लिया, एटम का, नाइट्रोजन के एटम का। तो 1 मोल इक्वल्स टू इतने एटम्स आ गया, इतने एटम्स आ गए, इतने मास आ गया। बात ही आती है, अगर मैं एटम की जगह मॉलिक्यूल लेता तो एटॉमिक मास तो नहीं लिया जाता, वहां क्या लिया जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है तो इसको बदलते हैं जरा। अब चेक करते हैं मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा। यूनिट तो वही है क्योंकि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, तो यूनिट तो वहीं से ही निकल के आनी है। तो आप कहोगे चेंजेस क्या क्या होंगे, चेक करते हैं। हम लोग इसी में ही चेंज करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंज होगा। अगर मैं एटम की जगह 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कर दूं तो मास 14 की जगह कितना हो जाएगा, 28। सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल हो गया, N2 आ गया तो 28 हो गया। तो चलो चेक करते हैं, एटम की जगह पे तो हर जगह मॉलिक्यूल कर देते हैं और जहां भी 14 लिखा है उसको 28 कर देते हैं। ठीक, एटम की जगह पे हम लोग हर जगह क्या करेंगे, मॉलिक्यूल करेंगे, इसकी जगह 28 करेंगे। ठीक, चेक करिए, एटम की जगह तो हम मॉलिक्यूल्स करते जा रहे हैं, हाँ, और ये N की जगह N2, इसे 28। ठीक, इसको भी चेक करिए, ये मॉलिक्यूल्स कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास की जगह अब किसका मास आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो क्या कहलाएगा, GMM। ठीक, ये कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब कहोगे ये क्या हुआ, चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यूनिट तो वही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू व्हाट, 28 AMU। 28 AMU आ गया। अगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के कहीं कुछ और होगा तो कुछ और ले लेना। फिलहाल तो मुझे कंक्लूजन निकालना था, इसलिए इतना अच्छा सा एग्जांपल ले लिया। एक नाइट्रोजन का मास हमेशा से यूज करते आ रहे होते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स 28 AMU। ऐसी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का निकालोगे तो 28 इंटू एवोगैड्रो। ये मास किस में है, AMU में। हमें किस में चाहिए, ग्राम्स में। कन्वर्जन दिया कि 1 AMU इक्वल्स इतने ग्राम्स, पुट करा, फिर चेक करो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू व्हाट, 28 इंटू दिस मच ग्राम्स। ठीक, फिर आगे चले, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितना आया, 28 इंटू एवोगैड्रो इंटू दिस मच, ये इंटू ये आ गया 1। तो यहाँ से क्या आ गया, खाली 28 ग्राम्स। यानी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का जो मास आता है वो 28 ग्राम्स आता है, जो इसी के ही इक्वल है, बस ग्राम्स में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी GMM। पहले लेटर से ग्राम एटॉमिक मास में GAM था, इसमें GMM है। ठीक, जैसे ये डेफिनेशन आई है, ऐसी गुजर रहा हो। अब अगर आप ध्यान से देखो, 1 मोल में इतने पार्टिकल थे, पार्टिकल में तो एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं इसकी जगह मॉलिक्यूल भी कर सकता हूँ। तो 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, हाँ, इतने मॉलिक्यूल्स में, हाँ, कितना मास आया, 28 ग्राम, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन भी बनेगी। ठीक, क्या बनेगी कि 1 मोल इक्वल्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता था और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? होप सो नहीं होगा। बेसिक सी कैलकुलेशन है, और ये सेम कैलकुलेशंस आप लोग कहाँ पढ़कर आते हैं, 9th में। 9th में भी कैलकुलेशंस पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। ठीक, आई डोंट नो आप उस समय कितना ध्यान से पढ़ते थे, पर अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, बेसिक चीज समझ में आ गई। वन मोल क्या है, वन मोल की डेफिनेशन कैसे कैसे निकल के आ रही है। हाँ, एटम के टर्म्स में भी आ रही है, इसके टर्म्स में भी आ रही है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ से जो आप डेफिनेशन बना रहे हो, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 28 ग्राम, ये पर मोल डेफिनेशन आ रही है, यानी एक मोल की आ रही है। तो ये यूनिट ग्राम की जगह पे ग्राम पर मोल भी बोली जा सकती है। ठीक, तो उससे परेशान मत होइएगा कि भाई एटॉमिक मास जो गिवन आ रहा है वो इतने ग्राम्स आ रहा है या इतने ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक, तो ग्राम पर मोल या ग्राम कैसे भी दी हुई हो सकती है यूनिट, याद रखना, क्योंकि पर मोल आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हाँ, तो उसको ध्यान से देखें, हुआ क्या, वन मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, यहां से आ रहा है ग्राम एटॉमिक मास, यहां से आ रहा है। ठीक, अगर सब्सटेंस एटम की फॉर्म में था, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में था। इधर आ जाओ, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर सब्सटेंस एटम की फॉर्म में था, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, यानी इतने एटम या मॉलिक्यूल। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो एक मोल की दो डेफिनेशन आ चुकी हैं, एक इन टर्म्स ऑफ मास आ चुकी और एक इन टर्म्स ऑफ नंबर आ चुकी। ये जो डेफिनेशन है ये किसकी टर्म्स में आई है, मास की। ये जो डेफिनेशन है ये किसके टर्म्स में आई है, नंबर की। ठीक, तो मैंने पढ़ाया तो अलग अलग, पर अब मैंने जनरलाइज बना दिया, मैंने आपको मोल को सिंपल कर दिया। एंड बिलीव मी, मैं जब खुद 11th में था, 9th 10th तो बहुत दूर की बात है, जब मैं 11th में था तो मुझे मोल समझ में ही नहीं आया कि मोल होता क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मोल कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। ठीक, टीचर ने रटा रटाया पढ़ा दिया था कि एक मोल में इतना, कभी कभी कुछ और यूज कर लेता है, तो हमें मोल ही क्लियर नहीं होकर दिया। जब खुद पढ़ाना चालू करा तब समझ में आया, अच्छा मोल को ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, इसलिए वो कभी भी कैसे भी यूज हो जाता था। ठीक है, कभी मोल वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है, कभी नंबर के इक्वल हो जाता है, कभी ऐसे, तो हमें समझ ही नहीं आता था। क्योंकि जब डेफिनेशन सिखाई जाती है तो मोल की एक आधी डेफिनेशन दे देते हैं, सारी नहीं देते, और नहीं देने के चक्कर में ही कंफ्यूजन रह जाता है। और यहाँ कंफ्यूजन तो समझ लो पूरी केमिस्ट्री में कंफ्यूजन, जहां न्यूमेरिकल आएगा वहां कंफ्यूजन, क्यों, बेस है, ये बेस है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, याद रखिएगा। मोल कंसेप्ट तो कहीं भी यूज होगा, कहीं भी थ्रू आउट। आगे बढ़ते हैं, तो एक मोल को मास के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, एक मोल को नंबर के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। और कैसे मोल डिफाइन होता है उसको सुनिए। मोल को आप लोग, मोल को आप लोग गैसेस के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, गैसेस की टर्म्स में भी मोल डिफाइन करा जाता है। कैसे, और गैसेस क्या होता है, वन मोल इक्वल्स टू, वन मोल इक्वल्स टू 22.4 liter of any gas at STP या NTP. STP stands for standard temperature pressure, NTP stands for normal temperature pressure. ठीक, STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कुछ और नहीं है, आपको सिर्फ टेम्परेचर कितना लेना है, 273 केल्विन, जिसे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। प्रेशर कितना लेना है, 180 m या 760 mm या 760 टॉर। सच बोलो तो मोल कंसेप्ट में कुछ यूज नहीं होगा। ठीक, ये आगे यूज होगा, पर फिलहाल पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसटीपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल क्या है, वन मोल इक्वल्स टू इतने लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। लीटर्स को अगर आप एमएल में यूज करेंगे तो 22400 ml आ जाएगा। एमएल को सीसी भी बोलते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में बोलते हैं। तो कहीं आप ये लिखा हुआ देखोगे, तो कहीं आप ये लिखा हुआ देखोगे, तो कहीं आप ये लिखा हुआ देखोगे, परेशान मत होइएगा। ठीक, पर ये याद रखेगा, इट्स ओनली फॉर गैसेस। ये दोनों तो कहीं भी लगेंगे, पर ये सिर्फ एंड सिर्फ गैसेस के केस में लगेगा। तो ये मोल की तीसरी डेफिनेशन बनने वाली है कि वन मोल इक्वल्स टू दिस मच वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22400 ml, ठीक, या सीसी या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या एनटीपी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, कि एक मोल इतने 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 के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। ठीक, तो
अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमारे मोल की 3 डेफिनेशंस निकल के आ गई हैं। एक आ गई इन टर्म्स ऑफ मास, दूसरी आ गई इन टर्म्स ऑफ नंबर, और तीसरी आ गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल को आप किसी की भी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, मास की, नंबर की या वॉल्यूम की। तो 3 डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो मोल कंसेप्ट चलेगा, वो इन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। आपको बस ये स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं, ठीक। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखिए, जैसा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एक मोल को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये मोल की 3 डेफिनेशन आ चुकी हैं। इन शॉर्ट 3 स्टैंडर्ड आ गए हैं। देखो, अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसे समझो। सबसे पहले एक चीज दिमाग में बैठाओ, आप लोगों ने सभी ने खरीदारी करी होगी, शॉपिंग करी होगी, उस पर स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप कहोगे मतलब, मैं समझाता हूँ। मार्केट जाते हो, सपोज समोसा लेने गए, एक समोसा 10 रुपए का है, तो 5 कितने के, इंटू 5 कर दोगे, 10 इंटू 5, यही तो होता है। तो ये क्या था, अगर आप देखोगे, समोसे पे एक स्टैंडर्ड था। अब बिग बाजार जाओ, हर एक के स्टैंडर्ड्स हैं। वहाँ पे कोई आपको बता नहीं रहा है, वहाँ पे हर एक चीज़ के स्टैंडर्ड है कि ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी लेनी है, आप पहली कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतना का मेरा लगभग बिल बैठेगा, अब लेके आ जाते हैं, ठीक। यही तो करते हो। तो आप लोग को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड, देन उसके बाद ही आप आगे की कैलकुलेशंस कर पाते हो। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड्स है। कैसे, एक मोल में इतना मास है, अब वो कितना होगा वो आपको वो पता चलेगा एटम किसका है, ठीक है, या मॉलिक्यूल किसका है। ऐसी एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन एटम का केस है, मॉलिक्यूल का। ऐसी इतने लीटर्स ऑफ एनी गैस है, ये सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए ही चलेगा, ठीक, याद रखिएगा। इनर्ट गैस हो सकती है तो अलग बात है, नहीं तो सबके मॉलिक्यूल्स के लिए ही चलेगा, जनरली मॉलिक्यूल ही चलता है, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं जो सीधे उल्टे दोनों चल सकते हैं। कैसे, कोई कहे जी 100 रुपए किलो, मतलब 50 रुपए की 1 किलो चीनी है, तो आप कहो जी 10 रुपए में कितनी आएगी, तो आपने उल्टा कर दिया ना। ये अभी तक तो आप ऐसे कर रहे थे कि 1 किलो चीनी 10 रुपए की, सॉरी 50 रुपए की है, तो 5 किलो कितने की। अभी तक आप ऐसे जा रहे थे, आप उल्टा भी आ सकते हो ना, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, दोनों तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कि रिक्वायरमेंट कैसी है। ऐसे ही यहाँ एक मोल में इतना मास है, मैं इसको उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, इतने मास में 1 मोल है। ऐसी 1 मोल में इतना नंबर है, तो ऐसे उल्टा भी बोल सकता हूँ, इतने नंबर में 1 मोल है। ऐसी 1 मोल में इतनी वॉल्यूम है, या इतनी वॉल्यूम में 1 मोल है, ठीक। तो स्टैंडर्ड्स बन गए, कितने बन गए, एक से ये, एक ये, 2, 4, 6 तो बन गए मोल से। फिर ये भी तो इक्वल हो गए। अब तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो एटम ये मॉलिक्यूल है, या इतने में इतना, तो 7वां ये रहा, 8वां ये रहा। अगला देखो, इतने में इतनी वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम में इतना मास, 10 हो गए। फिर इतने एटम या मॉलिक्यूल में इतना, इसमें इतना, 12 हो गए। तो टोटल आपके पास स्टैंडर्ड्स कितने आ गए, टोटल स्टैंडर्ड हो गए आपके पास 12। तो आपको 12 केस करने पड़ेंगे, ठीक। तो जब आप 12 केस पढ़ लोगे, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। हालांकि 12 केस करते करते ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आपका बेस तभी बन जाता है तो जब आप आगे अनसॉल्व पे जाते हो या मिक्सचर पे जाते हो, या तो केस वाइज जाओगे कि पर्टिकुलर केस पढ़ रहे हो, आगे चल के मिक्सचर पढ़ोगे। जब मिक्सचर पढ़ोगे तो 12 के 12 केसेस ऑलरेडी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं उस मिक्सचर के टाइम पे, और उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना, आपको ये 12 केस पढ़ने हैं। जब आप फॉर्मूला बेस जाते हैं तो आपको केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले से सीधे क्वेश्चंस करते हैं। वहां पे आपको क्वेश्चन आधा करने पड़ते हैं, ठीक है। क्यों, फॉर्मूला है तो आपको इसे अप्लाई करना सीखना है। एक बार अप्लाई करना आ गया तो फिर आगे चलता रहता है, ठीक है। वहाँ आप सीधा मिक्सचर से डील करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, पहले ये 12 केस पढ़ने पड़ते हैं, बस ये डिफरेंस है कि फॉर्मूला एक भी नहीं पढ़ेंगे, बट इन 12 केस से सारा काम खत्म कर देंगे, ठीक। फिर मिक्सचर विक्सचर सब अपने आप होता चला जाएगा, बस सोचने का तरीका देखना है आपने, ठीक है। तो ढंग से सुनिएगा। पहला केस स्टार्ट करते हैं, मोल और मास का है। तो मोल और मास, अब इसके अंदर क्या है, एक चीज याद रखिएगा, जो चीज गिवन होगी मैं उसे लेफ्ट में लिखूंगा, जो चीज निकालनी होगी मैं उसे राइट में लिखूंगा। और आगे जब मिक्सर आएगा यानी अनसॉल्व क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, जो चीज गिवन होती है उसे लेफ्ट में लिखा जाता है, जो चीज निकालनी है उसको राइट में लिखा जाता है। ये आप 6, 7, 8 मैथ्स में भी सीख कर आए होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। आगे देखिए, यानी मोल दे रखा है, मास पूछा है। कैसे, क्वेश्चन देखो, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम में मास निकालना है। 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम में मास निकालना है। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेट करिए,
एक मोल में कितना मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में, नाइट्रोजन में मास कितना, 14 ग्राम। नाइट्रोजन के एटम में मास कितना, 14 ग्राम, यानी एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में 14 ग्राम। तो 5 में कितना, तो 5 में कितना, 14 इंटू 5। खत्म क्वेश्चन, बस इंटू 5 करना है। ठीक, सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 70 आंसर होगा, ऐसे मत छोड़ना। ठीक है, मैं तो फटाफट करके दिखाना था तो कैलकुलेशन दिखाई देंगे। ठीक, ये समझ में आ गया। अगला देखो, 5 मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल में कितना मास होगा। अब यहाँ पर चेक करो, मैंने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दिया है, एटम नहीं दिया। यहाँ एटम का केस था, यहाँ पर किसका केस था, एटम का। यहाँ किसका केस है, मॉलिक्यूल का। तो राइट साइड में जो आप मास लेकर आओगे वो मॉलिक्यूल का लाओगे। देखो, एटम का केस है तो एटम का मास लाना, मॉलिक्यूल का केस है तो मॉलिक्यूल का मास लाना। ये आप क्वेश्चन पढ़ते हुए स्टार्टिंग में ही डिसाइड करोगे किसका केस है, एटम का कि मॉलिक्यूल का। जिसका केस है उसका मास राइट में लाइएगा। यही एक बेसिक गलती होती है कि आप ये ध्यान नहीं देते कि किसका केस है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, एज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 28 ग्राम। चेक करो, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना है, 28 ग्राम। तो 5 में कितना, तो 5 मोल में कितना आ गया, इंटू 5। ठीक, ये चीज समझ में आती है, सिंपल है। आगे देखो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन थे एटम पर, मतलब नाइट्रोजन के एटम और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे, ऐसे ये दोनों क्वेश्चन है कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में मास बताइए, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मास बताइए। ठीक, ऑक्सीजन के एटम का मास 16 दिया है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 32 दिया है। तो पहली चीज आपके लिए दे दी है कि ऑक्सीजन का एटम लेना है या मॉलिक्यूल लेना है और उसके कितने कितने मास लेने हैं, यानी पहली लाइन के स्टैंडर्ड दे दिए हैं। आपको बस इंटू 5 करके खुद की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, मालूम है, पर आई वॉन्ट कि दिमाग में चीजें बैठ जाए, 12 के 12 केस टिप्स पे रहे, आप ऐसे प्रैक्टिस करते चलिए, चाहे सिंपल चीज ही क्यों ना। एक बार 12 के 12 केस दिमाग में बैठ गए, फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो आप नहीं सॉल्व करोगे। ठीक, कंसेप्ट सीखो बस। ठीक है, कोई नई तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ, 9th में ऐसे ही सिखाया जाता है। आपको नहीं सीखा आपने, कोई बात नहीं। मैंने करीब करीब 15 नहीं 18 साल पहले 9th पढ़ाई थी, तब मैंने ऐसे ही सिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा दूसरा केस। चलिए, ये तो मोल एन मास में था, उल्टा कर दो, मास एन मोल ले आओ। अब मास दे रखा है, मोल पूछा है, मास दे रखा है, मोल पूछा है। अब क्या है, उल्टा कर दो। उल्टा करते के साथ ही मैंने एग्जाम्पल्स पिक करे। ठीक, कैसे, अब मास गिवन होगा, मोल पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में मोल्स बताओ। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में मोल्स, पहले स्टैंडर्ड इक्वेट करो। देखो 8 ग्राम में मोल्स बताने हैं, ऑक्सीजन के एटम का केस है। तो पहले स्टैंडर्ड, ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन के एटम का मास लिया कितना, 16 ग्राम। तो एज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, याद रखिएगा ऑक्सीजन एटम कितने के इक्वल होता है, 1 मोल के। तो एज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 1 मोल। तो देयरफॉर 8 में कितना, 8 ग्राम में कितना होगा, हाँ 1/16 इंटू 8। तो सीधी सी बात है, 16 में ये तो 1 में कितना, 1/16 तो 8 में कितना, यूनिटी मेथड है, ये तो पढ़ा होगा ना। 16 में 1 है तो 1 में कितना, 1/16, 8 में कितना, 1/16 इंटू 8। ऐसे आप यूनिटी मेथड पढ़ के आए होंगे प्रीवियस ईयर क्लासेस में। ठीक, ये समझ में आया, सॉल्व होके आ जाएगा 0.5। ये चीज समझ में आती है। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल देखो, ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल, लिख के देखना, प्रैक्टिस खुद करना। अगला केस, 16 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में मोल्स बताओ। अब ये कैसे करोगे, 16 ग्राम ऑफ O2 में, O2 इज मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में मोल्स बताओ। अच्छा, अगर वो मॉलिक्यूल ना भी लिखा हुआ देता, O2 कहता, तो O2 इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, ये भी याद रखेगा। O2 ना कह के O3 कह देता तो O3 भी एक मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि वो ऑक्सीजन बोल देगा खाली, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एटम बोल देगा या खाली ऑक्सीजन बोल देगा। देखो, अगर नाम दे रखा हो खाली तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट लेके चलना। अब आप कहोगे स्टैंडर्ड स्टेट से मतलब, मैं समझाता हूँ। अगर उसने खाली ऑक्सीजन बोला हुआ है, एटम नहीं बोला, मॉलिक्यूल नहीं बोला, तो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। पर उसने ऑक्सीजन एटम कहा है तो O लेके चलोगे, उसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह दिया तो O2 लेके चलोगे, खाली ऑक्सीजन कह दिया तो भी O2 लेके चलोगे। ठीक, इसीलिए मैंने आपको डे 1 पे पहले बेसिक सिखाए थे, जो आपकी सबसे पहली क्लास है, सबसे पहली बेसिक्स की जो क्लास है वो यही है, वो यही क्लास है, याद रखिएगा। ठीक, तो जरा चेक करिए, एज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 1 मोल, तो देयरफॉर 8 में कितना। अगला केस देखो, क्वेश्चन देखो एक और, 16 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल में मोल्स निकालने हैं। तो एज O2 का केस था, तो एज 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 मोल, देयरफॉर 16 में कितना, 1/32 इंटू 16। ठीक, सिंपल सी कैलकुलेशन है,
कि 32 में एक है तो 16 में कितना है, तो 1/32 इंटू 16। ठीक, ये चीज समझ में आती है। अगला केस देखो, ये दो अगेन आपकी प्रैक्टिस के हैं, पॉज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इन दो को भी करके खुद देखना, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, खुद करके देखना, फिर इन दो को खुद करके देखना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चले और ओरली कैलकुलेशन आपकी आ जाए कि इतने में इतना तो इतने में कितना। अब अगर आपको पता है कि भाई 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीनेटिव में मोल्स निकालना है, तो आपको सीधा पता है 16 में के तो 8 में कितना, तो आप सीधी ये कैलकुलेशन लिखोगे, सीधा 0.5, इतनी ही जल्दी आंसर उससे आएगा फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है, 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में मोल्स बताने हैं। तो आपको नाइट्रोजन का मास ऑलरेडी मालूम है 14 होता है, तो 14 में इतना तो 21 में कितना, ऐसी अगला है। 56 ग्राम ऑफ N2, N2 इज अ मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल में, तो N2 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 28, तो 28 में 1 मोल, तो 56 में कितना, करके देखिएगा। ठीक, अब आते हैं हम अपने तीसरे केस पे। तीसरा केस किसका आता है, मोल और नंबर का। तो ये तो हो गए, इससे ये इससे हो गए। अब तीसरा मोल और नंबर का, उसमें क्या होता है, मोल और नंबर। क्वेश्चन कैसे है, ध्यान से देखिएगा, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस में से एक है। ठीक है, यहां से काफी सारे बेसिक आप सीखोगे। सुनिएगा, मोल और नंबर में क्या है, क्वेश्चन में हमेशा स्टार्टिंग वाला यही रखूंगा हर एक के केस में, जब तक मोल रहेगा। जैसे उसने कहा 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बताइए, ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन या नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कैसे भी पूछ सकता है वो, कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताइए। ध्यान से सुनिएगा, पहले स्टैंडर्ड इक्वेट करो, एक मोल कितने एटम के इक्वल है, एवोगैड्रो के। एवोगैड्रो नंबर आप सभी को पता है क्या होता है, तो पहले स्टैंडर्ड लिखो, एज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू व्हाट, एवोगैड्रो एटम्स। एक मोल नाइट्रोजन एटम का इतने एटम्स के इक्वल है, 5 कितने के इक्वल होगा, तो 5 कितने के इक्वल होगा, दिस इंटू 5। ठीक, आपको ये तो पहले जैसा ही है, हाँ एग्जैक्टली वही है, बस स्टैंडर्ड बदल गया। देखो हमेशा हर एक का पहले स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड बदलेगा आगे का सेम रहेगा। ठीक, अगला केस देखो, ध्यान से देखना, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब आपका किसका केस आ गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का केस है तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल्स पूछेगा नाइट्रोजन के। भाई एटम का केस है तो एटम पूछेगा, मॉलिक्यूल का केस है तो मॉलिक्यूल पूछ रहा है। ठीक, तो मॉलिक्यूल पूछ ले, तो पहले वैसा ही करोगे, एज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे ये तो वही है, हाँ सही बात तो है, एक मोल दोनों के इक्वल है ना, इतने एटम या मॉलिक्यूल, तो स्टैंडर्ड तो सेम ही है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल हो गया है। आगे समझो, तो देयरफॉर 5 में कितना, देखो इंटू 5 मॉलिक्यूल। आपका भी आंसर तो सेम है, हाँ एटम का केस भी सेम है, मॉलिक्यूल्स का केस भी सेम है, दोनों के केस का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आंसर है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ एटम लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है, कोई चेंज नहीं। ठीक, फर्क कब पड़ेगा उसको देखिए। तीसरा केस बहुत ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट केस है, इसके जैसे ही आगे 7-8 एग्जाम्पल सब और करने वाले, वो सब इंपॉर्टेंट है, सब आपके सिलेबस की चीजें हैं, ये बेसिक्स है। तीसरा केस, उसने कहा 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गया। आप कहोगे तो इससे पहला ही क्वेश्चन है, हाँ है, पर चीजें थोड़ी सी अलग हो गई हैं। 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, पूछा गया है, मॉलिक्यूल्स भी पूछे गए हैं और एटम्स भी पूछे गए हैं। मतलब अभी तक क्या था, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी और एटम पूछे जा रहे थे, ये एटम पूछे जा रहे थे। मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे थे। यानी एटम देके एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देके एटम पूछ लिए, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देके मॉलिक्यूल पूछ लिया। अब अलग हो गया, अब मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और मॉलिक्यूल एंड एटम दोनों पूछे हैं। बेसिक डिफरेंस समझ में आया तीनों वेराइटीज में। ठीक, कि मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देखे, मॉलिक्यूल एंड एटम दोनों पूछे गए हैं। इसको कैसे करोगे, उसको सुनिए। मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, मॉलिक्यूल एंड एटम्स दोनों पूछे गए हैं, ये कैसे करा जाता है, इसको देखिए, ध्यान से देखो। पहले स्टैंडर्ड इक्वेट करो, पर बात आती है स्टैंडर्ड किसका इक्वेट करें, एटम का कि मॉलिक्यूल का। तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में देखो इन्फो किसके बारे में है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल के, तो मॉलिक्यूल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेट होगा कैसे, एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इक्वल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, हाँ एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई सीधी सी बात है, नंबर की टर्म्स में चल रहा है तो एक मिनट, एज 1 मोल लिखा सही, गलत था, बोला सही, एज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो मैं मालूम है, तो स्टैंडर्ड ही है कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, भाई एक मोल में एवोगैड्रो हैं तो 5 में कितने, इंटू 5।
सीधा सीधा आ गया, इंटू 5, ये इंटू 5 कर दिया मैंने। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये क्या निकाल लिया आपने, मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे ये तो बिल्कुल पहले जैसा है, ये तो जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। हाँ, अभी तक सेम है। आगे सुनिए। अब मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मॉलिक्यूल आ गए, वो पहले की तरह ही आएंगे जैसे पहले आए। बात आती है एटम कैसे आएंगे, उसको सुनिए। एटम के लिए दो तरीके हैं, या तो आप यही प्रोसेस दोबारा करो इसी तरीके से एटम्स के लिए मल्टीप्लाई वगैरह करके, या दूसरा तरीका जो ज्यादा सिंपल है और सब जगह वैलिड है और आपकी कैलकुलेशंस को बहुत कम कर देगा आगे चल के। यहाँ तो सिंपल सी है। क्या, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, चेक करो, दो ही तो है। तो एज, आप क्या लिखोगे, एज वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन्स, ये कितने एटम्स हैं, दो। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एज वन मॉलिक्यूल, चलो वो तो लिखा हुआ है, एज वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन्स कितने एटम्स, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देयरफॉर इतने, ये जो नंबर है, इतने में कितने, इतने में, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने। तो आप क्या करोगे, एक में इतने तो इतने में कितने, मल्टीप्लाई कर दो। तो सिर्फ इस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, इतने एटम्स होंगे। जो और कुछ नहीं, 2 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका कितना, 6.02 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल सा केस है। दोबारा से सुन लो, एटम, मॉलिक्यूल देखे, एटम पूछे, दोबारा, एटम के बारे में मोल्स दिए, मतलब एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, एटम पूछे, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, मॉलिक्यूल पूछे, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, मॉलिक्यूल एंड एटम दोनों पूछे। ठीक, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देके जब मॉलिक्यूल एंड एटम्स दोनों पूछेगा तो आप इस तरीके से करेंगे कि आप पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। एटम के लिए चेक करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, जितने एटम्स होंगे उसको मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स आए थे उससे, इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब ऐसे ही चलेंगे, ऐसे तो ये तो एलिमेंट्री था वो समझाने के लिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वो इसी के ही अंदर कह दे 5 मोल्स ऑफ O3 में मॉलिक्यूल्स भी बताओ एंड एटम्स भी बताओ। ठीक, तो आप कहोगे मॉलिक्यूल तो वही आएंगे, हाँ मॉलिक्यूल तो ऐसे ही आएंगे कि एक में एवोगैड्रो, 5 में कितने, तो 10 इंटू 5, यही आएंगे। मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सेम आएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स तो अगर मैं इसमें बात करूं तो मॉलिक्यूल तो वही आएंगे 5 इंटू एवोगैड्रो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एटम कैसे आएंगे उसको सुनो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो 3 इंटू इतने में कितने, सीधा सीधा है, यही कैलकुलेशन है। देखो एक एक लाइन में खत्म है। ऑब्जेक्टिव आएगा यूं उड़ेंगे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ये उड़ेंगे कि सीधा सीधा एक मॉलिक्यूल, एक में निकाल लो। मतलब पहले क्या करा, एक मोल में एवोगैड्रो तो 5 में कितने, सीधा सीधा इंटू 5 हो गया। एटम के लिए जितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ऐसा ही एक और देखो, 5 मोल्स ऑफ S8 में मॉलिक्यूल्स भी बताओ एटम भी बताओ। आपको भी अपने 5 ही रखा है, क्यों, कैलकुलेशन इजी रहे, सेम रहे। मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकालो, 5 मोल्स है, S8 है, मॉलिक्यूल तो सेम ही आने यही, तो 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए। एटम के लिए क्या करना है, बस इंटू 8 इंटू 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, आपको अगर ऐसे तो किसी के बारे में भी आ सकता है। हाँ लो, एक और ले लो, 5 मोल्स ऑफ P4 में मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स बता दो। इसके केस में भी मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, वही 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एटम्स क्या आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आपको ये तो बहुत सिंपल है, हाँ सिंपल बन गया है। ठीक, सिंपल बन गया है। और देखो, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड और करते हैं, और वेराइटीज चेक करते हैं। आप सारी वेराइटीज खुद से करके देखिएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने बेसिक सिखा दिया, तो मैं अब आपके डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। किसी भी फॉर्मूले से जल्दी आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक, कि एकदम आंसर आ रहे हैं फटाफट फटाफट। ठीक, अगला केस देखो, अगला क्वेश्चन, 5 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में
आपको मॉलिक्यूल्स भी बताने एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी बताने हैं। आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स वो होते हैं जिनका ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। आप कहोगे ये मॉलिक्यूल किस किस का? जैसे कार्बन का एंड ऑक्सीजन का, दो चीज़ों का बना हुआ है, तो आपको दोनों के एटम अलग अलग निकालना है। आप कहोगे वो कैसे निकलेंगे? मैं समझाता हूँ ना। पहले मॉलिक्यूल चेक करो। आप कहोगे मॉलिक्यूल तो वही रहेंगे 5 इंटू एवोगैड्रो। हाँ, कुछ नहीं करना, बस एवोगैड्रो को जितने मोल्स रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है इस केस में, तो आपके सीधे सीधे तो आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। एटम्स के लिए क्या काम करोगे? एटम्स के लिए पहले अलग अलग लिखो। आप कहोगे मतलब कार्बन अलग लिखो, ऑक्सीजन अलग लिखो। अब कहोगे क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट बोला है ना, तो जिन जिनको से वो बना हुआ है उन उनके एटम्स को अलग अलग लिखा है। ठीक है, अलग अलग। वो कहता है टोटल बता दो, बताऊंगा, पहले अलग अलग निकाल लो। पहले अलग अलग के लिए देखो, अलग अलग के लिए कैसे करेंगे? कार्बन अलग लिखो, ऑक्सीजन अलग लिखो। अब चेक करो कितने कार्बन के एटम है एक मॉलिक्यूल में? एक। हाथ क्या? तो ऑक्सीजन का भी लिख लो, कितने हैं? दो। बस खत्म इसका रोल। कार्बन के एटम मिल गए, ऑक्सीजन के मिल गए, मल्टीप्लाई कर दो इससे। इतने में कितने? तो 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, ऐसे ही इसमें 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतने इतने आइटम हो गए। ठीक, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यही केस है। अगला देख लो, 5 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल्स भी बताओ और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी बताओ। मॉलिक्यूल्स भी बताओ और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी बताओ। तो आप कहोगे मॉलिक्यूल तो इतने ही आ गए। हाँ, एटम्स किस किस के आएंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। नाइट्रोजन के लिए इंटू 1, हाइड्रोजन के लिए इंटू 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला 5 मोल्स ऑफ Na2CO3 ले लो। सेम क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स बताने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बताने हैं। कर दोगे? सीधा सीधा क्या करोगे बताओ? पहले मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वो तो नहीं आएंगे हर बार की तरह। एटम के लिए सोडियम अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग। सोडियम के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई बाय 3। अगला 5 मोल्स ऑफ C12H22O11 मॉलिक्यूल ले लो। इसमें भी मॉलिक्यूल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बताओ। मॉलिक्यूल तो यही रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में तीनों के अलग अलग निकलेंगे। इसके लिए क्या करोगे? इसको, इस पूरे नंबर को 12 से मल्टीप्लाई, इसमें 22 से, इसमें 11 से। ठीक, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट। अब अगर बात आती है, वो कहता टोटल, कुछ मत करना, दोनों को निकाल के जो भी आंसर आए ऐड कर देना, टोटल आ जाएगा। आपका कोई और तरीका? शुरू में ही देख लो, एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है? 3, 2 और 1 3, तो टोटल में गिवन में कितने? शुरू में ही मल्टीप्लाई कर लेना। यानी आप क्या कर सकते हो, आइटम के लिए अलग अलग निकाल के जो आंसर है उन्हें ऐड कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका, हाथ के हाथ चेक कर लो कि, दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि हाथ के हाथ चेक कर लो, एक में कितने? 2 और 1 3, एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम है। ठीक है, तो टोटल गिवन में कितने, इतने में कितने। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले तरीके में तो अलग अलग निकालो, टोटल ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो टोटल के लिए, एक तरीका। दूसरे तरीके में यहीं पर ही ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी निकाल सकते हो अगर टोटल पूछे जाए। पर टोटल रेयर आते हैं, इंडिविजुअल ही आते हैं ज्यादातर। ठीक, पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये मैंने अनसॉल्व क्यों छोड़े हैं? आपके लिए, आप करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको, हाँ, बुक्स में ही, नोट्स में मिलेंगे यही वाले, इसी टाइप के। तो आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करिएगा। ठीक, ये खत्म होती है आपकी 3 वैरायटी। ठीक है।